बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल वकला इत्तेहाद के साथ मैं हूं मुज़म्मिल अब्बास। आज हम मौजूद हैं मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल मिर्ज़ा अज़ीज़ अकबर बेग साहब के साथ, जो कि किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। आप एक बहुत बड़ा ग्रुप चला रहे हैं साउथ पंजाब में वकला का, इसके साथ साथ आप मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल हैं। इनसे जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में और जानेंगे कि किस तरह से इन्होंने वकालत का आगाज़ किया और किस तरह आज ये वकालत के हवाले से एक बहुत बड़े ओहदे पर कैसे फाइज हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। सर। अपने इब्तदाई जर्नी के बारे में बताइएगा, कैसे वकालत में आए और किस तरह से काम का आगाज़ किया। सबसे पहले तो मैं वकला आपका सारी आपका वकला इत्तेहाद वकला इत्तेहाद की जो अखबार आपने निकाली थी और आपने काम किया है, मुझे बहुत खुशी हुई है कि आप बहुत काम किया है और वकला में सारा काम किया है और बहुत अच्छी खबरें और सारी वकला की खबरें आप देते थे। थैंक यू। और अब आपने चैनल बना लिया है तो इसके लिए आपको मैं मुबारकबाद पेश बहुत करता हूँ। शुक्रिया आपका। जहाँ तक वकला अपना मेरी वकालत का ताल्लुक़ है वो ये है कि मैंने 1963 में दिसंबर 63 में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान का लाइसेंस हासिल किया था। ठीक है। और वकालत शुरू की थी दिसंबर 63। तो सर आपने किसको ज्वाइन किया था यहाँ पर आते ही? मैं बता दूँ तो यहाँ पर मैं मलिक फैरुल साहब एडवोकेट, यहाँ के बहुत लीडिंग लायर, सिविल के बहुत चोटी के लायर थे जो पंजाब सारे में मशहूर थे, तो उनका यहाँ चैम्बर था मुल्तान में, उनको मैंने ज्वाइन किया। और फिर जब मैंने उनको ज्वाइन किया तो ये अब जहाँ बैठे हैं ये चैम्बर हमने बनवा कर मैंने उनको कहा कि आप मेरे चैम्बर में आएँ और मैं इस चैम्बर का नाम मलिक फैरुल चैम्बर से रखता हूँ। मतलब कि आपने अपने उस्ताद के नाम पे इसका रखा? उनके नाम से ये रखा और उन्हें यहाँ कहा कि आप बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरे बात मान ली, मेरे पास बैठ गए और उनके नाम से हमने ये सारा रखा हुआ है। ठीक है मेरे साहब, वकला की सियासत जो है, वकला की सियासत खासी जो जनरल मतलब कि पॉलिटिक्स है उसकी बनिस्बत मुश्किल है, तो आपने वकला की सियासत का आगाज़ कब किया, ये ज़रा बताइएगा। हाँ ये बताता हूँ। ये है कि मैं पहले तो यही बता रहा हूँ कि मैंने उस्ताद के साथ काम किया और रात दिन उनके साथ काम किया। कभी ये नहीं सोचा कि उनसे कहूँ कि जनाब मुझे पैसे दे दें, ये करें, जैसे आजकल वकला करते हैं, उस्तादों को तंग करते हैं कि पैसे दें पैसे दें पैसे दें, ऐसी बात कभी नहीं। ठीक। मैंने 5 साल उनकी डेथ मैंने वकालत उनके साथ की और अपने लिए कोई पैसा नहीं कमाया, ना उनसे पैसा लिया, कुछ किया। सिर्फ यह है कि वकालत सीखी, वकालत जब वकालत सीख ली की और उनकी वफ़ात के बाद मैंने अपना घर में चैम्बर में अपना दफ्तर भी बना लिया अलग। ठीक। तो वहाँ बैठना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत लोगों ने केसेस भी दिए, सारा कुछ किए। और उनकी वजह यह है कि मेरे उस्ताद ने मुझे बहुत कुछ सिखाया था, मैंने उसके मुताबिक काम किया सारा। अब जब वकला की सियासत की बात आप कर रहे हैं तो मेरे उस्ताद इलेक्शन लड़ा करते थे, लड़ाते थे, सब कुछ करते थे, उनका यहाँ अपना ग्रुप था। ठीक। लेकिन मैंने कभी भी उनके वक्त में इलेक्शन नहीं लड़ा। ठीक। और उनके जहाँ जिसको वो कहते थे कि इसको हमने बनाना है, उसके साथ हम कोशिश करते थे कि वकला को मिलकर उनके सारे मसाइल बताते थे कि इनको वोट दे दें, इनको वोट दे दें, इनको सारा कुछ करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह वकला ने हमारा साथ दिया और साथ देते थे, सब कुछ। और उसके बाद फिर मैंने जब वो मेरे वालिद अपना उस्ताद फौत हो गया, उनके बाद फिर मैंने उनके दौरान भी कोई मैंने सियासत अपने लिए कोई मतलब ज़ातियात के लिए कोई आपने वो नहीं किया? कैंडिडेट कभी नहीं बनाया। ठीक। उनके बाद भी मैं कैंडिडेट नहीं बना और मैं ये करता रहा कि दूसरे दोस्तों को मौका देते, उनका जो ग्रुप चल रहा था उसको बरकरार रखा। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपने रखते रहे और उनको चलाते रहे सारा को। और उनमें जो लोग होते थे सीनियर थे, उनको सदर बनाओ, ये करो वो करो, होता रहता था, सब ठीक है। लेकिन मैंने कभी इलेक्शन फिर भी नहीं लड़ा। ठीक। 1981 में हाई कोर्ट जब यहाँ आई, ठीक, तो यहाँ जब हाई कोर्ट आई तो उस वक्त मैंने पहला इलेक्शन बतौर जनरल सेक्रेटरी। ठीक। मतलब कि आप हाई कोर्ट
बार एसोसिएशन मुल्तान बेंच के पहले जनरल सेक्रेटरी हैं। ठीक, 1981 1981। तो जब वो बना तो मेरे जो उस वक्त के सदर थे वो ज़्यादातर लाहौर रहते थे ठीक, और यहाँ नहीं होते थे। मैं सारे काम मैं करता था, सब और वहाँ यहाँ पर मुल्तान में। ठीक, और उस वक्त कोई बिल्डिंग भी नहीं थी बैठने के लिए, कुछ नहीं था, दरख्तों के नीचे बैठते थे, सारा कुछ था। मतलब खासा कठिन था वो एक मरला। बहुत कठिन मरला था। और फिर एक कमरा कोशिश करके लिया, उसमें हमने अपना दफ्तर शफ्तर बनाया, वहाँ मीटिंग्स करते थे। तो ये इस तरीके से हमने काम चलाया, और चलाया भी ऐसे कि हमने पूरी हर चीज़ कंप्लीट कर दी। ये नहीं है कि कोई ना लाइब्रेरी बना ली, सारा कुछ कर लिया, सब काम करते रहे। तो उसकी वजह यह है कि हमने कभी कोशिश ये की कि जहाँ पैसे खुद लगते लगा दें, कोई ऐसी बात मतलब ये वकला के लिए मफादात के लिए, अपने ज़ाती मफादात के लिए नहीं किया, वकला के मफादात। अच्छा मिर्ज़ा साहब, आप ये बताएं कि आप ज़ाहिर 2024 और इतना पुराना ग्रुप आज तक मतलब कि उसका जो वजूद है वो बरकरार है, आखिर कोई ऐसी तो आपकी शख्सियत में कोई ऐसी तासीर छुपी है? आपके बारे में ये भी बड़ा मशहूर है, आपके मुखालिफिन आपके हवाले से बहुत प्रोपेगंडा करते रहते हैं और अखलाकियात से आरी बातें करते हैं, लेकिन हमने जो है वो कभी, वो पूरी बार ने कभी ये नहीं देखा कि आपने अपने मुखालिफ के हवाले से कोई बात की हो। कितना ज़र्फ कैसे? बात यह है कि मैं पहली बात ये बता दूँ कि लोग एक सीट पर लड़ते हैं, जैसे मैं जनरल सेक्रेटरी बना जी, उसके बाद वो कोशिश करते हैं कि फ़ौरन सदर बन जाए। मैंने 10 साल वेट किया, 10 साल प्रेसिडेंट बनने के लिए 10 साल वेट किया। और 10 साल वेट करने के बाद जब मैं सदर के लिए खड़ा हुआ तो मेरे मुकाबले कोई नहीं बढ़ा। हाई कोर्ट का सदर मैं, मतलब आप बिला मुकाबला सदर मुंतखब हुए वकला की मोहब्बत से। ये 10 साल के बाद। तो ये इस तरह होता है कि हमें अपने ख्वाहिशात को दूर रखना, मतलब अपनी मैं को जो है वो ख़त्म करेंगे, पहला स्टेप है। लोगों को, दोस्तों को अकोमोडेट करें। और फिर यह है कि मैंने ये सोचा कि मैं रिपीट कभी नहीं करूँगा। मिर्ज़ा साहब, आप पाकिस्तान बार काउंसिल में इकलौते वाहिद साउथ पंजाब से मेंबर हैं। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान बार काउंसिल में साउथ पंजाब के वकला के हवाले से जो है वो काम हो रहा है सही मानों में? इंशाअल्लाह सही मानों में काम हो रहा है। मैंने वहाँ उनको ये कहा था कि मुझे कोई ओहदा नहीं चाहिए, सिर्फ ओहदा कौन सा चाहिए, अपील कमेटी जो साउथ पंजाब की है जी, उसका मुझे मेंबर बनाए या चेयरमैन बनाए, जो बनाना बनाए कमेटी, बाकी कोई ओहदा मुझे नहीं चाहिए। तो उन्होंने मुझे उसका बनाया, और इसलिए मैंने किया कि मैं वकीलों के केसेस जो हैं वो आएंगे तो मैं उनको राजीनामे कराऊँ। मैं मैंने पहले भी यही कोशिश होती थी कि जहाँ भी वकीलों के केसेस आओ, कुछ हो तो उनको राजीनामे कराऊँ। तो मेरी तो शुरू से यह है कि मैं किसी के ख़िलाफ़ मुखालफत नहीं करता, किसी के ख़िलाफ़ ये नहीं करता कि उनका लाइसेंस कैंसिल कराऊँ, फलां करूँ, ये करूँ, नहीं, बल्कि मतलब हम्बली रहते हैं आप, लोगों के साथ अच्छाई करने की पूरी कोशिश करते हैं। करते हैं और लोगों को साथ लेकर चलते हैं। ये एक तरीका। तो यही वजह है जिसकी वजह से आपका ग्रुप अब भी बरकरार है। मिर्ज़ा साहब, ये बताइएगा कि मौजूदा निज़ाम अदल, क्या आप समझते हैं कि बार और बेंच का जो ताल्लुक़ है वो, उस हवाले से भी बताइए, क्या आपका मोटिव क्या है कि किस तरह होना चाहिए बार और बेंच का ताल्लुक़? और दूसरा ये बताइएगा कि मौजूदा जो हमारे मुल्क में जो सूरत हाल चल रही है जजेस के हवाले से, क्या जजेस अपना काम बखूबी ठीक कर रहे हैं या उनके कामों में दखल अंदाजी की जा रही है? लेकिन ये बात यह है, मुझे वो वक्त भी याद है जब मैं यहाँ प्रैक्टिस करता था शुरू में, तो उस वक्त ये कहा जाता था कि कोई जज भी रिश्वत नहीं लेता। ठीक, ये कहा जाता था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता पता लगा कि फ़लाँ इलाके से, मैं नाम नहीं लेना चाहता, फ़लाँ इलाके से वहाँ करप्शन शुरू हुई है। वो करप्शन क्या थी, उसमें ये कहा गया कि जनाब जज तो नहीं रिश्वत ले रहे थे, वकीलों ने शुरू कर दिए, दोनों वकीलों ने आपस में, ठीक, कि दोनों कहते थे कि भाई ये पैसे इतने जज के नाम के ले लो। दोनों
मिल बांट के आपस में। अपने वकीलों से पैसे ले लेते, जिसके हक में हो जाता था वो आपस में डिवाइड कर लेते थे, और जिसके हक में नहीं होता था वो वापस उस वकील को वापस कर देते थे। ये इब्तदा हुई एक जगह पर। ठीक। एक ये मैं नहीं कहता, मैं बताता कि किस जगह पर बहरहाल ठीक। इब्तदा ये हुई, और उस इब्तदा के बाद फिर आहिस्ता 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 फिर जजेस में भी शुरू हो गया काम। ठीक। तो ये बात ये है कि ये सिस्टम ऐसा है कि हमें अपने आप को भी दुरुस्त करना चाहिए वकला को, ठीक। और जजेस को भी दुरुस्त करना चाहिए। दुरुस्त जजेस भी दुरुस्त इस वक्त नहीं है, इस वक्त वो भी क्योंकि क्या आप समझते हैं कि ये जो एलिवेशन, जजेस की एलिवेशन का जो तरीक़ाकार है प्रोसेस, ये क्या आप समझते हैं इसे बदलना चाहिए? क्योंकि इसमें काफ़ी हद तक पॉलिटिकल जो है आंसर हमें देखने को देखिए मिलता सर, है। बात यह है कि जब मैं यहाँ पुरानी बात बताऊँ आपको, कि मुझे बताया जाता था कि कोशिश करते थे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस टेलीफोन करके कहते थे कि आपको जज लगाते हैं। ठीक। तो वो मेरे सारे उस वक्त सिस्टम ये था कि सारा शुरू से लेकर आखिर तक सब रिपोर्टें वगैरह, इवन चीफ जस्टिस पाकिस्तान तक रिपोर्टें आ जाती थी। रिपोर्टें आने के बाद फिर जो आदमी क्लियर होते थे उन क्लियर बंदों को सामने रखते थे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ठीक। और जब उस वक्त सिस्टम यही था तो वो बैठते थे, और वो जिसने टेलीफोन जिसने सदर से बात की होती थी, जैसे प्राइम मिनिस्टर से बात की होती थी, तो वो सदर कहता था ये मेरा, प्राइम मिनिस्टर कहता था मेरा, वो हो जाते थे। जो उनको नहीं मिलते थे तो उनको नहीं पूछते थे। ठीक। मुझे चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने आपका नाम भेजता है, नहीं आपका नहीं हुआ, तो आप ऐसे करें कि दोबारा हम भेज रहे हैं, आप सदर और प्राइम मिनिस्टर से ज़रूर मिले। मैंने कहा कि मैंने अगर मिलकर लेनी है तो इसका मकसद यह है कि मैं कल को उनका कोई काम हो तो वो करूँगा, चाहे वो नाजायज़ काम हो तो फिर मैं इंसाफ कैसे करूँ। मैंने ये काम मैंने कहा नहीं कर। जज तो जाहिर है ई दिलु हुआ इकरा बोले तकवा, जज तो अल्लाह का नुमाइंदा बैठा है नीचे। मैंने कहा मैंने ये काम नहीं करना, ना करूँगा, ना करता हूँ, ना करूँगा। और हालांकि मेरे उस वक्त प्राइम मिनिस्टर भी वाक़िफ़ होते थे, सदर भी वाक़िफ़ होते थे, लेकिन मैं कभी नहीं मिलता था। मैं ये काम मैंने नहीं किया कि मिलकर कहूँ कि मुझे बना दो, नो। क्या मौजूदा सिनेरियो में मिर्ज़ा साहब आप क्या समझते हैं मौजूदा सिनारों में ये है कि उस वक्त तो ये था सिस्टम जी, लेकिन उस वक्त सिस्टम ये था कि वो ऐसे लोगों को नामजद करते थे चीफ जस्टिस जी, वो भी चीफ जस्टिस भी दुरुस्त होते थे, नामजद करते थे जिनकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो, जिन्होंने पैसा छासा अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास है और उन्हें अब इस पैसे की ज़रूरत नहीं है। जब मैं पहली दफ़ा मुझे कहा गया कि जज बनो, उस वक्त मेरे ख्याल में 10,000 रुपया हाई कोर्ट के जज की तनख्वाह थी। अच्छा, और अब लाखों में है। अब तो लाख। अब जब लाखों में तनख्वाहें हो गई है तो हर आदमी कहता है मेरे चैम्बर से आ जाए, मेरे फलां से आ जाए, मेरे फलां से आ जाए, और सारे भाग रहे होते हैं लोग कि हमें रखो, हमें रखो। तो वो सारी करप्शन की आ गई है सब। मैं ये समझता हूँ ये सारा मामला करप्शन में चला गया है। और वजह क्या है कि तनख्वाहें बढ़ाकर, हालांकि तनख्वाहें बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें इज़्ज़त की ज़रूरत है, जजेस को इज़्ज़त की ज़रूरत है। अगर बड़े बड़े अच्छे वकील हों और उन्होंने अपना ज़िंदगी में कमाया हुआ है तो अपना कमाई हुई चीज़ को खाएँ पिए ऐश करें और इज़्ज़त कमाएँ। तो मेरा तो तरीका कार था यही, इसलिए मुझे 4 दफ़ा मेरा नाम गया, 4 दफ़ा नहीं हुआ, कोई बात नहीं। फिर मुझे ये भी याद है कि मुझे अपना इसका मेरी जब मैं ओवर एज हो गया तो मुझे, और मैं वाइस चेयरमैन भी था पाकिस्तान बार कौंसिल, तो मुझे ऑफ़र आई कि जनाब आपको शरीयत बेंच का जज लगाते हैं क्योंकि वहाँ एज की लिमिट नहीं है। ठीक, तो लगाते हैं, आप यस करें, कल आपका नोटिफिकेशन करते हैं। मैंने कहा कि मुझे नहीं चाहिए, मैं ऐसे काम नहीं करूँगा, कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने वो भी जो फौरी नोटिफिकेशन कल उन्होंने करते हैं, मैंने कहा मैंने नहीं, वो भी मैंने इनकार कर दिया। मकसद ये है कि आदमी को चाहिए कि अपने आप को सबसाइड करें, ठीक, और फिर अपनी ख्वाहिशात, मैं ये समझता हूँ कि
یہ کرپشن کیا ہے؟ کرپشن یہ ہے کہ اپنی خواہشات کے تحت جھکنا کرپشن، یہ میرا اصول ہے۔ نہیں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی خواہشات کے تحت نہیں جھکنا چاہیے، اور اگر جھکیں گے تو کرپشن ہے یہ، لہٰذا آپ بالکل اس معاشرے کے لیے درست نہیں ہوں گے۔ مرزا صاحب یہ بتائیے گا بار اور بینچ کے درمیان کیا آپ سمجھتے ہیں کوئی فرق ہے کیا؟ اس حوالے سے آپ کا کیا نظریہ ہے؟ دیکھیے بار اور بینچ کا میں بتا رہا ہوں نا کہ آج کل حالات خراب ہیں دونوں طرف سے، جب ٹھیک۔ دونوں طرف سے خراب ہے اب کیا کر سکتے ہیں؟ اور چاہیے تو یہ ہے کہ ہمیں سب کو افہام و تفہیم کے ساتھ، افہام و تفہیم کے ساتھ، اگر کسی وکیل کا کوئی جج صاحب نے کسی غلط کام کیا ہے اس کے لیے، یا کوئی غلط آرڈر کر دیا ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم شور مچا دیں، ہم بیٹھ کر افہام و تفہیم سے بات کریں، اور ہمارے ریپرزینٹیو جو ہے انہیں بھی چاہیے کہ وہ بیٹھ کر دونوں فریقین کو، جج کو بھی بٹھا کر اس بات، وکیل کو بھی بٹھا کر ان کے دیکھیں کہ کیا ہے، کس کی غلطی ہے، کیا ہے، اور طریقے سے اسے سولو کر لیں۔ صحیح طریقے سے، تاکہ یہ معاملات ختم ہوں۔ ایسے نہیں ہے کہ وہ بڑھتے جائیں، اگر ہم ایسے معاملات چلائیں گے تو معاملات بڑھتے جائیں گے، اور نہ عدالتیں ہیں اور نہ وکیل آپس میں کوآپریٹ کریں گے۔ اچھا مرزا صاحب یہ بتائیے گا کہ جو بار کی پولیٹکس ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بنسبت جیسے لاہور میں تو ایک پریشر گروپ جو کہ سرمایہ دار مافیا ہے وہ وہاں سرگرم تھا وکلا کی پولیٹکس میں، اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ملتان کے الیکشن میں بھی پیسے کا جو ہے وہ بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے جو سفید پوش وکیل ہے اگر وہ سوچے بھی صحیح تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اب اس کے سوچنے پر بھی جو ہے وہ قدغن لگا دی گئی ہے۔ اتنا مطلب کہ بار کے جو پولیٹکس ہے اسے وہ پریشر گروپ کے حوالے کر دیا گیا، آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ یہ چیزیں دیکھ کر میں نے پاکستان بار کونسل میں رولز کمیٹی کا چیئرمین شپ بھی قبول کی ہوئی، ٹھیک، وہاں میں نے رولز بنائے ہیں، رولز ایسے بنائے ہیں جس میں کوئی کسی قسم کی گڑبڑ نہیں ہو سکتی، لیکن کون شکایت کرے، میں نے رولز ایسا تک بنا دیا کہ اشتہار نہیں لگیں گے، کچھ نہیں ہوگا، سارا کچھ لاکھوں روپے اشتہاروں پہ اور دیگر کھانا نہیں ہوگا، اور اپنا جو واٹس ایپ ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی، جو کرے گا یا اس کا کوئی آدمی دوست کرے گا وہ ڈسممبر ہو جائے گا۔ دیکھیں نا، رولز بن چکے ہیں، سارا کچھ ہو چکا ہے، لیکن یہ بتائیں کہ کمپلینٹ کون نہیں، عمل کوئی نہیں کر رہا، کمپلینٹ کون کرے؟ اب کمپلینٹ میں کروں تو دشمن تو میں بنوں۔ وہ تو اس طرح سے ہے کہ اچھا اب جس طرح سے وہ پریشر گروپس ہیں، ظاہر ہے وہ اپنے مفادات کے لیے انویسٹمنٹ کرتے ہیں جو کینڈیڈیٹس ہیں ان پر، تو بعد میں پھر وہ بار کا جو ایک وہ آفس ہے، چاہے وہ پریزیڈنٹ آفس ہو یا جنرل سیکرٹری آفس ہو، تو وہ اسے استعمال کیا جاتا ہے اپنی ذاتی مفادات حاصل کرنے کے لیے، تو اسے کس طرح سے ختم کیا جائے گا؟ یہ تو اور بڑھتا جا رہا ہے، آپ اس حوالے سے؟ عرض کر رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ آدمی کا اپنا نظریہ، اپنی باتیں ہوتی ہیں سب کی۔ اگر میں آج بھی الیکشن لڑوں گا، جو میں نہیں لڑنا چاہتا، لیکن اگر میں آج بھی الیکشن لڑوں تو میں کوئی پیسہ نہیں لگاؤں گا، کوئی اشتہار نہیں ہوگا، کوئی بیجز نہیں ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی کھانا نہیں ہوگا، کوئی چائے نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف یہ ہے کہ میں ووٹ دوستوں سے جا کے مانگوں گا بس۔ اور جیسے آپ نے کہا کہ 3x5 کا ایک کارڈ ہو، اس سے زیادہ نہیں، وہی آپ دے سکتے ہیں، اور وہ خود آپ جا کے دیں، تو وہ رولز میں ہم نے بنا لیا ہے، سارا کچھ ہے۔ لیکن ان سب چیزوں پہ عمل بھی وقت کی ضرورت ہے کہ اس پہ عمل ہونا چاہیے۔ ضرورت ہے، اگر عمل کریں گے تو سارا کچھ ہوگا، اور اب عمل نہ کریں اور پھر یہ کہے کہ کمپلینٹ بھی میں کروں تو پھر یہ تو بالکل دوسروں کے سامنے برا ہونے والی بات ہے۔ تو یہ ہے بات۔ بہت شکریہ مرزا صاحب۔ ورنہ مجھے آج بھی کسی کا الیکشن ہو رہا ہے، میں آج کمپلینٹ کروں تو سارے ختم ہو سکتے ہیں، سب ختم ہو سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو الحمدللہ میں یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ میں نے پنجاب بار کونسل کا بھی الیکشن لڑا ایک دفعہ، ٹھیک، پہلے تو سیکٹری کا، ہائی کورٹ کا سیکٹری کا ایک دفعہ، صدر ہائی کورٹ کا ایک دفعہ، پھر پنجاب بار کونسل کا ایک دفعہ، پھر جناب پاکستان بار کونسل میں ایک دفعہ، پھر ایک دفعہ
وہ بھی بن گیا، میں اپنا پاکستان بار کا وائس چیئرمین بن گیا، سارا پاکستان بھی کھیل لیا، سارا کچھ کر لیا، مطلب کہ لیکن نہیں، میں دوبارہ نہیں لڑنا چاہتا اس دفعہ۔ یہ اب جو چل رہا ہے پیریڈ، اس پیریڈ میں بھی میں دوبارہ نہیں لڑنا چاہتا تھا، میں نے انکار کیا۔ صرف یہ ہے کہ 10 سال سے، پچھلے 10 سال سے ساؤتھ پنجاب کی کوئی نمائندگی ساؤتھ مل رہی تھی، نہیں مل رہی کیوں تھی، نہیں مل رہی تھی؟ تو انہیں ووٹ نہیں ملتے تھے، کچھ نہیں ہوتا۔ تو وہ پھر یہ ہوا کہ انہوں نے مجھے زبردستی لوگوں نے کہا کہ گھسیٹا کے آپ لڑیں، تو میں نے انٹینشنلی لیکن اپنے دوستوں کو یہاں کے اعتماد میں لے کے بعد میں چلو لڑا الیکشن، اور جب الیکشن لڑا تو میں نے یہ سوچا کہ میں ہار بھی جاؤں، ٹھیک کیونکہ 6 ووٹ چاہیے پاکستان پروونشل بار کے 6 ووٹ چاہیے، ٹھیک تو 6 ووٹ میرے پاس نہیں تھے، ٹھیک میرے پاس 4 ووٹ تھے اس وقت، 4 ووٹوں پہ بھی ہارتا ہے، ہمیشہ ہار جاتا ہے۔ ٹھیک تو میرے یہ تھا کہ میں نے آج تک الیکشن نہیں ہارے، لیکن اس دفعہ شاید ہار جاؤں، یہ مجھے اس وقت ذہن میں تھا۔ لیکن الحمدللہ مجھے یہ ہوا کہ میرے پنجاب بار کاؤنسل کے 74 ممبروں نے جب ووٹ دیے، ان میں سے 57 ممبرز نے مجھے کوئی نہ کوئی پرائرٹی دی، ٹھیک جن سے میں نے کوئی ووٹ نہیں مانگے، مجھے کوئی پتہ نہیں وہ کون ہے کیا نہیں، میں تو آرام سے بیٹھا رہا، میں نے کسی سے ووٹ مانگا ہی نہیں۔ ٹھیک تو انہوں نے مجھے ووٹ دیے، اور وہ ہمارے سینٹ کے الیکشن کے مطابق ہمارا الیکشن ہوتا ہے پاکستان بار کو۔ جب وہ الیکشن ہوا تو انہوں نے جنہوں نے فرسٹ پرائرٹی جن کی لگ گئی وہ باقی ختم، ٹھیک باقی پرائرٹی ختم، جس کی فرسٹ پرائرٹی نہیں لگی وہ آگے چلتا ہے، تو پھر کوئی نہ کوئی نمبر ملتے رہتے ہیں۔ مطلب کہ اللہ نے آپ کو عزت دی اور آپ ان نمبروں سے یہ ہوا کہ میں بھی بن گیا، اور مجھ سے نمبر اور جو بڑھے وہ اگلا کینڈیڈیٹ تھا اس کا بھی ساتھ میں کھاتا وہ جو ہے گلیر کرتے گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ اللہ تعالیٰ کے مطلب مرزا صاحب نے ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن سے لے کے آج جو وکلا کا سب سے بڑا جو ایک پلیٹ فارم سمجھا جاتا ہے پاکستان بار کونسل کا، اللہ نے انہیں عزت دی اور پاکستان بار کونسل تک۔ یہ بھی بتا دوں کہ میں ڈسٹرکٹ بار کا بھی 88 میں صدر کا الیکشن لڑا، 88 میں وہ بھی ایک دفعہ لڑا، تو وہ الیکشن بھی لڑا الحمدللہ۔ اور اسی دوران اس کا جو حادثہ ہوا تھا گوگرا میں، اس کا صدر کا جہاز کریش ہو گیا، اسی وقت ہوا۔ تو میں یہاں بھی صدر کا جب الیکشن لڑا ہوں، سارا کچھ ہے، تو میں نے یہاں بھی سب دوستوں سے پیار کیا ہے، ہر جگہ پیار محبتیں بانٹی ہیں، محبتیں بانٹی ہیں الحمدللہ۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میں آج بھی الحمدللہ اگر الیکشن لڑوں تو میں خرچہ نہیں کروں گا، بلکہ پچھلے الیکشن میں پاکستان بار کونسل کے الیکشن میں لوگوں نے ایک ووٹ کے لیے 4 کروڑ روپیہ لگایا، ٹھیک لیکن ہم نے ایک پیسہ بھی نہیں لگایا، اور الحمدللہ ہمیں اللہ تعالیٰ اللہ نے عزت دیا جی۔ جس طرح سے شاکر شجاع بادی کہتا ہے جی کو شاکر اس طرح رب دے وے کوئی بشر گھٹا نہیں سکتا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور شخصیت کے ساتھ۔ اپنے میزبان مزمل عباس کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اچھا آپ بتا کیا کھاؤ؟